आज का टॉपिक हम लोग का इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है, जिसके रिगार्डिंग पीछे हम लोगों ने स्टडी भी किया था और इसमें ये देखा गया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जिस तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे क्लाइमेट में है या ऐसे जियोग्राफिकल एरिया के अंदर है जहाँ पर डिजर्ट्स के अंदर है, तो सैंड स्टॉर्म आ सकता है, वहाँ पर विंड वेलोसिटी बहुत तूफान आ सकता है, हाई हो सकती है, या सी शोर के किनारे है तो वहाँ पर फ्लड आ सकते हैं, सुनामी आ सकती है। इस तरीके से अर्थक्वेक के चांसेस होते हैं, या फायर कहीं से आग लग जाए बिल्डिंग हमारी प्रीमाइसिस के अंदर, या एक्सप्लोजन हो जाए कहीं पर, या अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन आ जाए, या कोई हजार्डस केमिकल वहां पर स्प्लेज आउट हो जाए, या किसी और भी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। हेल्थ रिलेटेड हो सकती है कि किसी एम्प्लॉय को कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक आ गया है, या कोई फर्दर कोई भी इमरजेंसी और भी क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए लॉ ये कहता है, फैक्ट्री एक्ट 1948 अमेंडमेंट 87 के अकॉर्डिंग जाइए, चाहे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ कन्वेंशन 155 और रिकमेंडेशन 164 के अकॉर्डिंग जाइए, किसी भी लॉ इंटरनेशनल नेशनल लॉ में जाएंगे तो उसमें कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी इमरजेंसीज जो इसको फोरकास्ट किया जा सकता है, जिस तरीके की इमरजेंसीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकती हैं, उसके लिए इमरजेंसी प्लान उसके पास होना चाहिए। और इमरजेंसी प्लान में भी ऑन साइट इमरजेंसी प्लान एंड ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान, दोनों तरीके के प्लान हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। फिर बात करते हैं कि एजेंडा की जो ये लेक्चर्स होगा उसके अंदर जो एजेंडा है, इसमें क्या है कि इमरजेंसी एक्शन प्लान बेसिक्स होते क्या हैं, और डेवलपिंग द इमरजेंसी एक्शन प्लान किस तरीके से डेवलप किया जाता है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ट्रेनिंग्स क्या होती हैं, रिव्यू कोऑर्डिनेशन अपडेट क्या होता है, इवैक्यूएशन प्लान क्या होता है, असेंबली एरियाज के वार्ड एंड ड्यूटीज, फायर एक्सटिंग्विशर्स, एग्जिट रूट्स, प्रैक्टिकल्स एक्सेट्रा। तो इसके अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि पर्पस क्या है इस ट्रेनिंग का। तो द मेन पर्पस ऑफ दिस ट्रेनिंग इज टू सेव द टाइम, टाइम को सेव करना, मनी को सेव करना एंड लाइफ को सेव करना। टाइम को सेव करने का मतलब क्या है, कोई भी डिजास्टर होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसकी वजह से टाइम का नुकसान होता है, जो प्रोडक्टिव टाइम हमारा होता है उसका लॉस होता है। तो जो लॉस प्रोडक्टिव टाइम होता है तो उसकी वजह से कंपनी को नुकसान होता है। और मनी, कोई भी अगर डिजास्टर होता है तो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना, डिस्ट्रॉय होना हो, या हमारे फिनिश्ड गुड्स का डिस्ट्रॉय होना हो, या किसी भी तरीके का कोई भी लॉस अगर होता है तो इनडायरेक्ट वे में वो हमारे मनी का नुकसान होता है, हमारे फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं, पैसे का नुकसान होता है। तो इसके थ्रू हम लोग पैसे को भी सेव कर सकते हैं। देन डिजास्टर, जब भी कोई भी किसी भी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, उसमें जीवन का भी नुकसान हो सकता है हमारे एम्प्लॉइज का। तो उसको सेव करना मेन इंपॉर्टेंट पर्पस है कि लाइफ को सेव करना या उससे होने वाले नुकसान को थोड़ा सा कम करना, सेवरिटी को कम करना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इमरजेंसी एक्शन प्लान के बारे में जानना, एक्शन फॉर इमरजेंसी का, कैसी इमरजेंसी में किस तरीके का एक्शन लेना है, या इवैक्यूएशन प्रोसेस किस तरीके से हम लोगों को फॉलो करना है। बिल्डिंग को इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करना, तो इवैक्यूएशन प्रोसेस किस तरीके से फॉलो करना है, असेंबली पॉइंट्स क्या होते हैं जहाँ पर इकट्ठा करना है। तो ओशा के अकॉर्डिंग भी देखिए तो इमरजेंसी प्लानिंग के रिकॉर्डिंग कहा गया है, फैक्ट्री एक्ट 1948 अमेंडमेंट 1987 के अंदर कहा गया है, और भी जितने भी एक्ट्स वगैरह रूल्स वगैरह देखेंगे उसमें भी ये कहा गया है कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, ऑन साइट इमरजेंसी प्लान एंड ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान होना चाहिए। अब पूछा गया कि व्हाट इज वर्क प्लेस इमरजेंसी। वर्क प्लेस इमरजेंसी होती क्या है, तो कहा वर्क प्लेस इमरजेंसी एक अनफोर्सीन सिचुएशन होती है। अनफोर्सीन मतलब जिसके बारे में आप पहले से पूर्वाभास नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में गेस नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं, उसके बारे में आइडिया नहीं लगा सकते। तो अनफोर्सीन सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो ऐसी सिचुएशन जो थ्रेट्स करती है हमारे एम्प्लॉयज को, हमारे कस्टमर को, हमारे पब्लिक रिलेशंस को, और उसके साथ में ऐसी सिचुएशन होती है जो डिस्टर्ब करती है, ये शट डाउन कर देती है हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी कंपनीज, पूरे प्लांट के ऑपरेशंस को, या फिर वो सिचुएशन जो कॉज करती है फिजिकल या इन्वायरमेंटल डैमेज करती है। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी ऐसी एक्शन या सिचुएशन जिसके अंदर हम लोग, हमारे एम्प्लॉयज को थ्रेट्स हो जाए, या हमारे कस्टमर थ्रेट्स हो जाते हैं, या हमारा काम रुक जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, या हमारा फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर से वो डैमेज हो जाए, या कंटेमिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट हमारा हो जाए, तो इसको हम लोग इमरजेंसी कहते हैं। अब इमरजेंसी को ओवरऑल देखा जाता है तो कुछ इमरजेंसीज होती हैं जो टेक्नोलॉजिकल होती हैं, फायर एंड एक्सप्लोजन हो गया, पावर यूटिलिटीज फेलियर हो गया, एक पाइपलाइन गई थी, गैस की पाइपलाइन, जिसमें लीकेज हुआ और वहां पर एक्सप्लोजन हुआ, तो ये टेक्नोलॉजिकल फेलियर हुआ। दूसरा कि नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे डिजास्टर्स होते हैं जैसे अर्थक्वेक है, फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जैसे मेडिकल कंडीशंस हैं,
तो मेडिकल कंडीशन, कार्डियक अरेस्ट हो गया, बर्न हो गया, फॉल फ्रॉम हाइट हो गया, ये भी एक इमरजेंसी है। फिर ह्यूमन क्रिएट जो करते हैं, फॉर एग्जांपल केमिकल स्प्लेज आउट हो गया, पूरे कोई हजार्डस केमिकल था या कोई ऐसा कार्सियोजेनिक केमिकल या एसिडिक नेचर का कोई केमिकल जो कि पूरे में फैल गया है, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके की कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो इन तरीके की जितने तरीके की इमरजेंसीज हो सकती हैं, उन सारी तरीके की इमरजेंसीज के लिए सबसे पहले हमारे पास प्लान होना चाहिए। हम प्लान करके रखते हैं, फिर कंट्रोल करने के उसके स्टेप्स को हम लोग लिख कर रखते हैं, प्रैक्टिस करा के रखते हैं, और एक एम्प्लॉइज, दूसरे एम्प्लॉइज, तीसरे एम्प्लॉइज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय कर देते हैं इन केस ऑफ डिजास्टर किस तरीके से उसको बिहेव करना है। तो जो ट्रेनिंग होती है इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स की, उसके अंदर एक साल के अंदर एक बार उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल फायर की जो मॉक ड्रिल होती है, वो एवरी ईयर जो है वो ड्रिल कराई जाती है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कराई जाती है, सो दैट द एम्प्लॉयर्स जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकली रहें चीज़ों को यूज़ करने में। तो किस तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में? फायर की हो सकती है, कोई मेडिकल कंडीशन की हो सकती है, अर्थक्वेक की हो सकती है, कोई केमिकल स्प्लेज आउट की हो सकती है। तो इमरजेंसी का जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं। एक होता है इमरजेंसी एक्शन प्लान, जब इमरजेंसी आए तो किस तरीके से इमरजेंसी का एक्शन लेंगे, हम किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे। दूसरा जो होता है वो इमरजेंसी रिपोर्टिंग होता है या कम्युनिकेशन होता है, किस तरीके से एक दूसरे को रिपोर्ट करेंगे, एक मैनेजमेंट दूसरे मैनेजमेंट को कैसे करेगा, दूसरा मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल हमने फायर के बारे में देखा तो हमने उसको टैकल करने की कोशिश की, लगा कि बड़ा है तो हमने तुरंत मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया, मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया, और अपने सीनियर मैनेजमेंट में जैसे रिपोर्ट किया तो सीनियर मैनेजमेंट ने उसको देखा कि ये कंट्रोल नहीं किया सकती है, इसके लिए हमको ज़्यादा फायर फाइटर्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो सडनली तुरंत इमरजेंसी एक्टिव प्लान्स, जो प्लान्स है हमारे इमरजेंसी, उसको एक्टिवेट करके और बाहर में ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान को भी एक्टिवेट कर देंगे, लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज को इन्फॉर्म करेंगे, वो सारी चीजें वहां पर करेंगे। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इमरजेंसी एक्शन प्लान होता है हमारा, जिसके तरीके से हम लोगों को एक्शन लेना है। जैसे बिल्डिंग को खाली करना है तो इवैक्यूएट करना है, वो जानते हैं, असेंबली पॉइंट पे इकट्ठा होना है, या फायर फाइटिंग करनी है, या लोगों को रेस्क्यू एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, या उनको मेडिकल फैसिलिटीज, फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है। ये सारी चीजें इमरजेंसी एक्शन प्लान की हैं। फिर रिपोर्टिंग की है कि किस तरीके से रिपोर्ट करना है। फिर थर्ड होता है कि इवैक्यूएशन ड्रिल, किस तरीके से हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते रहेंगे ताकि जब भी इन केस ऑफ इमरजेंसी हो तो हम उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकें। फिर उसके बाद इमरजेंसी एक्शन प्लान के अंदर देखा जाता है कि व्हाट इज एन इमरजेंसी एक्शन प्लान। इमरजेंसी एक्शन प्लान होता क्या है? तो कहा इमरजेंसी एक्शन प्लान EAP इज एन एक्शन प्लान टू ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज एक्शन ड्यूरिंग वर्कप्लेस इमरजेंसी। जो एम्प्लॉयर हैं, जो मालिक है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, और जो नीचे काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, इन दोनों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि वो इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारे वर्क प्लेस में दोनों मिल करके काम करें। इसी चीज को हम लोग इमरजेंसी एक्शन प्लान कहते हैं। टॉप मैनेजमेंट, हमारा एम्प्लॉयर ने कह रखा है कि भाई ड्रिल होनी चाहिए, इवैक्यूएशन प्लान एक्टिवेट होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, असेंबली पॉइंट पे हेड काउंट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का दोनों का ऑर्गेनाइज वर्क स्ट्रक्चर होता है कि किस तरीके से हम लोग काम करेंगे अपने इमरजेंसी, किस तरीके की इमरजेंसी में किस तरीके से काम करेंगे। अब द एलिमेंट्स ऑफ एन इमरजेंसी एक्शन प्लान, एक इमरजेंसी का जो एक्शन प्लान बनाया जाता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? फॉलोइंग एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसके अंदर। पहली चीज है वे टू रिपोर्ट फायर्स एंड अदर इमरजेंसीज। कोई भी एम्प्लॉय किसी भी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन को देखेगा तो वो किस तरीके से अपने टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेगा, यानी कंसर्न अथॉरिटी जो हमारे पास है, कंसर्न डिपार्टमेंट जो है उस चीज के लिए, इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए, उस डिपार्टमेंट को किस तरीके से रिपोर्ट करेगा, और वो जो डिपार्टमेंट है वो हमारी जो बाहर की जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अथॉरिटीज हैं उनको किस तरीके से रिपोर्ट करेगा। तो वे टू रिपोर्ट, इसीलिए क्या किया जाता है कि इसको कम्युनिकेट करना, कि एक दूसरे को इन्फॉर्म रिपोर्ट कैसे करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग क्या किया जाता है कि एक प्रॉपर तरीके से एक पेपर पे बना करके कि कम्युनिकेशन इन केस ऑफ दिस, इन केस ऑफ दिस, इस नंबर पे कॉल करिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक जगह पर लगा दिया जाता है। इवन कि हम लोग जब ट्रेनिंग के लिए कंट्रीज, आउट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज में गए तो वहां पर जो रूम हम लोगों को दिया जाता था किसी फैक्ट्री के अंदर, प्रीमाइसिस के अंदर, एक्सप्लोरेशन एरिया के अंदर, माइंस के अंदर, तो वहां पर सारे रूम, जितने भी रूम मिलते थे, डोर जैसे ओपन करते थे, डोर के पीछे वहां पर लगा होता था इमरजेंसी प्लान।
तो इमरजेंसी प्लान में लिखा होता था कि किस इमरजेंसी में किस नंबर पे आपको कॉल करके इन्फॉर्म करना है। तो वे टू इन्फॉर्म अबाउट द फायर एंड अदर इमरजेंसीज, किस तरीके से एक एम्प्लॉय दूसरे को, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेगा। फिर इवैक्यूएशन प्रोसीजर के बारे में लिखा होता, तो वहां पर बना होता था, वहां पर नक्शा बना होता था, उसका ब्लूप्रिंट बना होता था बिल्डिंग का, एरिया का, और वहां पर एरो के थ्रू बताया जाता था कि आपको यहाँ से यहाँ निकलना है, यहाँ से यहाँ निकलना है, यहाँ से यहाँ निकलना है। इमरजेंसी एस्केप रूट्स के बारे में वहां पर होता था। तो जो आप बिल्डिंग में निकलेंगे तो वहां पर भी एरो से आपको डिनोट किया जाता था, बताया जाता था, आपको आइडेंटिफाई करवाया जाता था कि आप इधर से निकलेंगे, यहाँ निकलेंगे, फायर एग्जिट पे यहाँ पहुंचेंगे। तो इस तरीके से इवैक्यूएशन प्रोसीजर उसके अंदर होना चाहिए। जो भी हमारा इमरजेंसी एक्शन प्लान बन रहा है उसमें किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे, किस तरीके से इवैक्यूएट करेंगे बिल्डिंग को, कहां पर जाकर के इकट्ठा होंगे। फिर प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय दोज हु रिमेन्स टू ऑपरेट क्रिटिकल प्लांट्स ऑपरेशन बिफोर दे इवैक्यूएट। उन लोगों के लिए जो क्रिटिकल कंडीशंस में, भाई प्लांट को ऐसे छोड़ के तो नहीं भाग सकते ना, जो ऑपरेट कर रहे हैं मशीन को, तो उनको किस तरीके का शटडाउन लेना है या स्टॉप करना है या इमरजेंसी एक्टिवेशन प्लान को लागू करके वहां से जाना है, तो उसके बारे में भी होना चाहिए। जैसे मशीन चल रही है, मशीन को छोड़ के तो नहीं भाग सकते, वरना और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो उनको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे स्टॉप मिले, ये हमारे इमरजेंसी एक्शन प्लान में होना चाहिए। फिर प्रोसीजर टू बी काउंट फॉर ऑल इम्प्लाइज आफ्टर एन इमरजेंसी इवैक्यूएशन हैज बीन कंप्लीटेड। कैसा प्रोसीजर फॉलो करना है जब पूरा का पूरा इमरजेंसी इवैक्यूएशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो कैसा प्रोसीजर हम लोग को फॉलो करना है। जैसे हेड काउंट्स करना है असेंबली पॉइंट के ऊपर, फिर देखना है कि कितने लोग रह गए हैं, अगर कोई रह गया है तो उसको तुरंत हम लोग जाकर के सर्च एंड रेस्क्यू करेंगे, उसको मेडिकल असिस्ट करेंगे। इस तरीके के जो स्टेप प्रोसीजर टू बी काउंट फॉर ऑल एम्प्लॉइज आफ्टर एन इमरजेंसी इवैक्यूएशन हैज बीन कंप्लीटेड। फिर रेस्क्यू एंड मेडिकल ड्यूटीज फॉर दोज हु आर टू परफॉर्म देम। वो बंदे जिनको रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो ड्यूटीज इनकी लगाई गई हैं, दी गई हैं, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको मेडिकल ड्यूटीज दी गई है, किसी को रेस्क्यू ड्यूटी दी गई है, किसी को फायर फाइटिंग की दी गई है, इस तरीके किसी को हेड काउंट की ड्यूटीज दी गई है। सारे बंदे जिसकी जो ड्यूटीज होती है वो अपने जगह पर होनी चाहिए। नेम और जॉब टाइटल ऑफ पर्सन हु कैन कॉन्टेक्टेड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन और द एक्सप्लेनेशन ऑफ ड्यूटीज अंडर द प्लान। उन लोगों का नाम, जॉब टाइटल, जो फर्दर ड्यूटीज को भी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो बाहर की कंसर्न अथॉरिटी से बात करेंगे, उनकी डिटेल्स होनी चाहिए। फिर जनरल ट्रेनिंग फॉर ऑल फॉर योर एम्प्लॉइज शुड एड्रेस द फॉलोइंग। जो जनरल ड्यूटीज ट्रेनिंग है वो उसमें क्या क्या होना चाहिए कि एम्प्लॉइज के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। भाई हर एक व्यक्ति जो टीम बनाया है आपने, तो सबको बताइए कि आपके रूल्स क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसी के अकॉर्डिंग उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी। तो कहा गया कि भाई आपको रेस्क्यू करना है तो आपको फायर फाइटिंग करना है, आपको एक जगह पर अपने प्लेस पे खड़े होना है और लोगों को गाइड करना है बिल्डिंग को खाली करने के लिए। फिर आपको किसी को असेंबली पॉइंट पे खड़ा होना है, वहां पर हेड काउंट्स को करना है, अटेंडेंस से मैच करना है, पता लगाना है कोई रह तो नहीं गया है। तो थ्रेट्स, हजार्ड्स एंड प्रोटेक्टिव एक्शंस, इसकी ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए। नोटिफिकेशन, वार्निंग, कम्युनिकेशन प्रोसीजर की पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए उसको। फिर इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जनरल ट्रेनिंग फॉर ऑल एम्प्लॉइज, जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं सबको इसके बारे में ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, हजार्ड कौन कौन से हमारे एरिया के अंदर, कैसे कौन कौन सा प्रोटेक्टिव एक्शन है, किस तरीके से नोटिफिकेशन दिया जाएगा, किस तरीके से आप नोटिफाई कराएंगे दूसरे को, वार्निंग कैसे देंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, प्रोसीजर को कैसे फॉलो करेंगे, इसकी ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए। तो कहा हु मस्ट हैव एन इमरजेंसी एक्शन प्लान, किसके पास होने चाहिए। ऑल ऑर्गेनाइजेशन हु, जिसके अंदर कोई हजार्डस प्रोसेस हो रहा है या कोई ऐसे एरिया के अंदर है जहां पर ऑलमोस्ट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सारी, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो, चाहे प्रोडक्शन हो रहा हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंडस्ट्री के अंदर, सबके पास, इवन की किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिर्फ कंप्यूटर बैठ करके काम कर रहे हो और हाई राइज बिल्डिंग्स में है, तो सारी के सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पर इंडस्ट्री प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे के पास इमरजेंसी प्लान होना चाहिए। इवन की हॉस्पिटल के पास होना चाहिए। तो सारे के सारे जितने भी, कहा एवरी बिजनेस इज रिक्वायर्ड बाय ओशा टू हैव एन इमरजेंसी एक्शन प्लान। एज पर द ओशा जितने भी बिजनेसेस हैं वो सबके पास इमरजेंसी प्लान होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर्स होना चाहिए रिक्वायर्ड वर्क प्लेस के ऊपर, और एम्प्लॉइज होने चाहिए जो इवैक्यूएट कराने के लिए इन केस ऑफ इमरजेंसी होती है तो लोग खाली करा लें उसको। इमीडिएट इवैक्यूएशन बेस्ट पॉलिसी होनी चाहिए उसके लिए। फायर फाइटिंग सर्विसेज की बेस्ट पॉलिसी होनी चाहिए। रिस्पांस को क्विकली एक्टिवेट करने की बेस्ट पॉलिसी होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल फायर इमरजेंसीज के बारे में है तो जैसे हॉस्पिटल की एक इमरजेंसी, फायर की जो इमरजेंसी होती है, कोड रेड होता है उसका, यानी कोड रेड का मतलब फायर वहां पर लगी है, आग की लगी है। तो जब भी वहां पर होता है तो RAC, रेस को फॉलो किया जाता है, एक्रोनॉमी को फॉलो किया जाता है। R का मतलब होता है रेस्क्यू। तो
जितने भी ऑक्यूपेंट्स होते हैं बिल्डिंग को, उनको वहां से निकालना होता है, उनको मदद करनी होती है। जितने पेशेंट होते हैं उनको तुरंत वहां से रेस्क्यू करना होता है, क्योंकि पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो खुद की अपने आप की हेल्प नहीं कर सकते हैं, दूसरे की हेल्प पे डिपेंड करते हैं, तो उनकी हेल्प उनको रेस्क्यू करना होता है। फिर अच्छा, अच्छी बिल्डिंग जहाँ पर हॉस्पिटल की बात ना करके एक ऐसी वेबसाइट डेवलपर कंपनी के बारे में बात करें, तो वहाँ तो यंग बंदे हैं, वहाँ तो स्वस्थ हैं बंदे, फिट हैं, तो उनको रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में सबसे पहले रेस्क्यू ही करेंगे पेशेंट को, जो कि वो अपनी हेल्प नहीं कर सकते। पैर टूटा है किसी का, बहुत बीमार है, वो कैसे भाग पाएगा, दौड़ पाएगा, तो उसको रेस्क्यू करना, ये हॉस्पिटल के लिए रेस है। तो आर स्टैंड फॉर रेस्क्यू, ए स्टैंड फॉर अलार्म, रिपोर्ट करना वेसिनिटी के अंदर, अपनी प्रीमाइसिस के अंदर। जो भी सबसे पहले देखेगा आग को, तो वो तो कोड रेड कोड रेड या तो शाउट करेगा, या तो फायर फायर चिल्लाएगा, या तो वहां पर जाकर के देखेगा, जहां पर भी कहीं पर हर जगह वहां पर मैनुअल कॉल पॉइंट एमसीपी लगा होता है रेड कलर का, उसके शीशे को, ग्लास को तोड़ देना होता है, अलार्म बच जाता है। या एम्प्लॉइज है तो वो किसी नंबर को देख करके कॉल भी कर सकता है कि हाँ यहाँ पर आग लगी है, इस तरीके से। फिर अलार्म रेस्क्यू करिए, फिर अलार्म रेज करिए, फिर उसके बाद कन्फाइन करिए। जब भी आप हॉस्पिटल्स या रूम्स को छोड़ रहे हो तो उसके दरवाजे को प्रॉपरली बंद कर दीजिए, ताकि आग बहुत ज्यादा फैले ना। तो कन्फाइन करना होता है, देन इवैक्यूएट और एक्सटिंग्विश करना होता है। फिर बिल्डिंग को खाली करवाइए, जितने भी ऑक्यूपेंट्स है सबसे जल्दी से निकलवा लीजिए, फिर एक्सटिंग्विश करिए उस चीज को, आग को बुझवाइए। तो इस तरीके से ये होता है। और उसके बाद फिर अगर आपका फॉर एग्जांपल क्लोथ्स फायर कैच कर लेता है, कपड़े आग पकड़ लेते हैं, तो स्टॉप कर दिए, भागिए मत, ड्रॉप हो जाइए, गिर जाइए और रोल करिए। स्टॉप होने का मतलब है कि रुक जाइए, पैनिक मत होइए, जितनी तेज आप भागेंगे उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, उतनी ही ज्यादा भड़काऊ आग पकड़ेगी। ड्रॉप हो जाने का मतलब होता है कि नीचे फ्लोर पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, और जब आप नीचे रोल करेंगे तो वो बुझ जाती है इसकी वजह से। तो इस तरीके से स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल का कॉन्सेप्ट होता है। फिर और भी एक्शन इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी, अगर फायर इमरजेंसी, एक नॉर्मल बिल्डिंग की बात करते हैं, वहां पर जो RAC रेस हम लोगों ने देखा था वो हॉस्पिटल के लिए था। लेकिन एक नॉर्मल बिल्डिंग को देखते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि रेस द अलार्म। अब अलार्म को कैसे रेस करिए, तो चिल्लाइए, शाउट करिए कि फायर फायर फायर, तो लोग जान जाए। या तो वहां पर डायल कर दीजिए, बिल्डिंग का कोई कंट्रोल रूम नंबर है तो उसको आप डायल कर सकते हैं। या फिर आप जो एमसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट रेड कलर का होता है, उसके ग्लास को तोड़ दीजिए, तो अपने आप अलार्म को रेस कर देगा। फिर दूसरा स्टेप होता है कि कॉल द फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड को आप तुरंत कॉल कर लीजिए, इन्फॉर्म करिए, लेकिन अच्छे तरीके से बताइए, डिटेल्स आप बताइए, फायर के बारे में बताइए, फायर कितनी बड़ी है उसके बारे में बताइए, फायर का लोकेशन बताइए, अच्छे तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए बिना पैनिक हुए। फिर जब कोई बंदा है जो जिसने अलार्म को सुना, तो उसको क्या करना होता है थर्ड स्टेप में, कि डिजाइनेटेड स्टाफ टू कंडक्ट फायर फाइटिंग ऑपरेटर्स। जितने भी डिजाइनेटेड स्टाफ है, जिनको ट्रेनिंग दी गई है कि इन केस ऑफ फायर आपको फायर फाइटिंग करनी है, एक्सटिंग्विशर उठाना है, हाइड्रेंट सिस्टम को यूज करना है, तो जिनको ट्रेन किया गया है डिजाइनेटेड स्टाफ, वो तुरंत दौड़ेंगे और आग को बुझाने के लिए उस लोकेशन के ऊपर। फिर उसके बाद डू नॉट स्टॉप टू कलेक्ट पर्सनल बिलोंगिंग्स। जो आम लोग हैं उनके लिए कहा गया है कि बिल्डिंग्स को इवैक्यूएट करिए, तो और करते समय, खाली करते समय अपनी बिलोंगिंग्स के चक्कर में मत पड़िए कि पर्स उठा ले, सामान उठा ले, ये कर ले, वो कर ले। इसकी वजह से लेट हो सकते हैं, स्मोक भर सकता है हाई राइज बिल्डिंग में। ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि जितनी जल्दी आप बिल्डिंग को खाली कर देंगे, चांस ऑफ सर्वाइवल उतना ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जितना ही ज्यादा डिले करेंगे तो स्मोक की वजह से सफोकेशन हो जाता है, टॉक्सिक गैसेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से आदमी बेहोश हो जाता है। जैसे बहुत सी टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, फोम जलता है, डिफरेंट सोफे और ये सब नॉर्मल चीजें हैं, कर्टेन ये सब नॉर्मल चीजें हैं, तो फोम वोम बहुत ही टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस करती हैं। क्लोज द डोर, डोर को बंद कर दीजिए। जितने भी पर्सनल हैं बिल्डिंग से अंदर, वो स्टेयर्स को यूज करते हुए बिल्डिंग को खाली करेंगे, लिफ्ट को यूज नहीं करेंगे, और जा करके सब लोग असेंबली पॉइंट पर इकट्ठा हो जाएंगे। और जो भी इंस्ट्रक्टर्स वहां पर है, जो फायर सेफ्टी कोऑर्डिनेटर्स है या सुपरवाइजर है, जो भी इंस्ट्रक्शन देगा उसको कहना मानेंगे, उसको ऑबे करेंगे। और जब तक के कहा नहीं जाएगा, डिक्लेयर नहीं कर दिया जाएगा कि ये बिल्डिंग सेफ है, तब तक के री एंटर नहीं करेंगे। अब इमरजेंसी सिस्टम में देखिए कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर हमारे होते हैं, फिक्स फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम होते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं, अलार्म सिस्टम हमारा होता है, ये सारे के सारे इमरजेंसी सिस्टम्स होते हैं। इन केस ऑफ केमिकल्स के बारे में जब बात करते हैं कि केमिकल्स को माइनर, अगर केमिकल्स भी स्प्लेज आउट हुआ है तो उसको प्रॉपर तरीके से केमिकल स्प्लेज को कंट्रोल करना है। केमिकल स्प्लेज का मतलब होता है बह जाना, छलक जाना। तो केमिकल स्प्लेज आउट अगर हुआ है बिल्डिंग के अंदर,
तो ये भी एक तरह की इमरजेंसी है। हो सकता है वो छोटी क्वांटिटी से स्प्लेज आउट हुआ, हो सकता है वो बड़ी क्वांटिटी में स्प्लेज आउट हुआ हो। तो द स्पिल में बी माइनर प्रॉब्लम्स विद a लीकिंग कंटेनर टू ए मेजर एक्सीडेंट सच एज इक्विपमेंट मालफंक्शन। छोटा भी हो सकता है केमिकल स्पिलेज, और केमिकल स्पिलेज बहुत बड़ा भी हो सकता है, इसकी वजह से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। The suggested guidelines in the event of hazardous chemical spills are included under the 3C program। जब भी कोई केमिकल स्प्लेज आउट होता है, फैलता है, कहीं पर गिर जाता है, बह जाता है इंडस्ट्री में, तो 3C होते हैं, 3C प्रोग्राम्स होते हैं, उसको कंट्रोल करना होता है। पहला होता है कंट्रोल द स्पिल। सबसे पहले तो उसको घेर देंगे और स्पिल को कंट्रोल करेंगे और ना फैले पाए। कंटेन करेंगे, उसको रोक देंगे। कंट्रोल का मतलब है कि उसको जा करके अगर कहीं से बंद करने वाला हो तो उसको बंद कर देंगे। कंटेन का मतलब उसका एरिया को हम कवर अप कर लेंगे, बहने नहीं देंगे। क्लीन अप मतलब उसकी साफ सफाई कर देंगे। तो 3C को फॉलो करते हैं। तो पहला C होता है कि कंट्रोल करना। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डू नॉट एक्सपोज योर सेल्फ टू द स्पिल केमिकल। अपने आप को कभी भी एक्सपोज नहीं करेंगे। मेजर स्पिल्स नीड टू बी इन्फॉर्म टू द कंसर्न अथॉरिटी। ज्यादा बड़ी अगर स्पिल आउट हुआ है, बड़ा कंटेनर अगर केमिकल स्पिल आउट हुआ है, तो कंसर्न अथॉरिटी को बताएंगे। फिर कहा कि पहले अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनेंगे जो केमिकल के लिए है। उसके अंदर इंक्लूडिंग केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स होता है। बिफोर अटेम्प्टिंग टू कंट्रोल द स्पिल, स्पिल को कंट्रोल करने से पहले पीपीज पहनेंगे अच्छे तरीके से। एंड ऑल्सो डू नॉट अटेम्प्ट टू रेस्क्यू समवन इन एन अननोन एनवायरमेंट विदाउट फर्स्ट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड योरसेल्फ और यू मे बी अनदर विक्टिम। किसी दूसरे की सहायता नहीं करेंगे जब तक कि खुद ये इंश्योर न कर लें कि ये अननोन, ये नोन इन्वायरमेंट है। जब तक कि आप जान न जाएं कि ये हम जान गए हैं कि किस कैसा केमिकल है, एनवायरमेंट में क्या है, तब तक कि दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे। बाय एक्टिंग क्विकली टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द मटेरियल बीइंग स्पिल्ड, द लेस डैमेज इट कैन कॉज। जितनी जल्दी बहने से रोकेंगे केमिकल को, चाहे वॉल को बंद करके या कंटेनर को खाली करा के, उतना ही आप डैमेज को कम कर देंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे स्पिल को? तो कहा कि एक्ट क्विकली, बहुत तेजी से एक्ट करिए, जितना जल्दी हो सके। एज सूनर द स्पिल इज कंट्रोल द लेस डैमेज इट कैन कॉज। तो इमीडिएटली गेट हेल्प, दूसरे की सहायता लेंगे। डू नॉट लीव द साइट अनअटेंडेड, वहां पर खड़े रहेंगे, दूसरे की हेल्प लेंगे। आइसोलेट द एरिया, रोप ऑफ द कंटेमिनेटेड एरिया, एरिया को घेर दीजिए, लोगों को न जाने दीजिए, कम से कम 30 फीट की दूरी पर रखिए। कांटेक्ट होने से बचिए उसके अंदर, है ना। तो किसी भी तरीके की और भी चीजें एड ऑन ना करिए उसके अंदर। फिर कहा कंटेन द स्पिल और लीक। अब पहली चीज कंट्रोल करिए, फिर कंट्रोल करने के बाद कंटेन करिए। एट द सेम टाइम द लीक इज बीइंग कंट्रोल। जब कंट्रोल कर लिया है लीकेज को, तो उसके बाद स्पिल मटेरियल्स को स्मॉल एरिया के अंदर ये पॉसिबल हो तो उसको फैलने से रोका जाए। बहुत सी सिचुएशन में ऐसे होते हैं, शावर्स है, पावर इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, है ना। बहुत से सिस्टम से उस तरीके से उसको कंटेन किया सकता है, रोका जा सकता है। फॉर एग्जांपल ड्रेनेज सिस्टम, जैसे एक कंटेनर से कहीं पर केमिकल स्प्लेज आउट हुआ है, फैला है, दूसरी जगह पर जाकर के इकट्ठा हो गया, तो इस तरीके से लीक को कंटेन करेंगे, कहाँ से उसके वो आ रहा है। फिर केमिकल में फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इसको चारों तरफ से इन्होंने घेर रखा है, कंटेन कर दिया है इसको, और इसके बाद फिर इसको क्लीन करेंगे। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हम तब तक के उस चीज को हैंडल नहीं करेंगे केमिकल को, जब तक के पूरी इंफॉर्मेशन ना मिल जाए उस केमिकल की। तो केमिकल की इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, उस कंटेनर का लेवल चेक कर लेंगे, या मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट होती है, MSDS शीट होती है। तो उसके अंदर, उस केमिकल के अंदर कोई भी चीज तब तक के हम उसमें नहीं मिलाएंगे, चाहे वो सारडस्ट हो, लकड़ी का बुरादा हो, या कोई भी चीज तब तक के हम उसमें नहीं डालेंगे जब तक कि उस केमिकल के बारे में जान नहीं जाएंगे। वरना पता चला, हो सकता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर हो, और जैसे ही आपने उसके अंदर कोई कंपाउंड मिलाया, जिससे सारडस्ट, लकड़ी का बुरादा मिलाया, तो हो सकता है कि वो आग पकड़ा दे, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है और लकड़ी का बुरादा आपने डाला कि ये सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हम फेंक देंगे, तो जैसे आप मिलाएंगे वैसे वो आग जलना शुरू हो जाएगी। तो अब आग की भी एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके बारे में आप जाने, बिना पहले कुछ कोई चीज मिलाए हुए उसके अंदर, चाहे वो छोटी क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में हो, चाहे ज्यादा क्वांटिटी में हो। फिर क्लीन अप द स्पिल, उसके बाद उसको साफ सफाई करेंगे। साफ सफाई में पीपीई को बहुत अच्छे तरीके से पहन लेंगे, और एब्जॉर्बेंट मटेरियल को यूज किया जाता है। जब जान जाएंगे कि वो एब्जॉर्बेंट मटेरियल ठीक है, तो उसको उसमें डाल करके उसको एब्जॉर्ब करवाया जाएगा। फिर उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करने के बाद उसको निकाल करके और एक अच्छा जो बिन होता है उसमें रखा जाएगा। फिर डिकंटेमिनेट, उसको ले जाकर के अलग से सेफ जगह पर डिकम्पोज करवाया जाएगा, और जो वहाँ का जो एरिया जहाँ पर वो केमिकल स्प्लेज आउट हुआ था,
उसको ये तो क्लीन किया जाएगा, वॉश किया जाएगा, डिकंटेमिनेट किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है ना, ब्लीच वगैरह डाला जाता है उसके अंदर, या इस तरीके से पानी से उसको धुला जाता है, वॉश किया जाता है, डिपेंड करता है केमिकल कैसा है। तो ब्लीच एंड लाइम भी यूज किया जाता है उसके लिए। तो इस तरीके से वहां पर सारी चीजें क्लीन करके और उसको हटा दिया जाता है। तो ये छोटे और बड़े दोनों टाइप्स के स्प्लेज आउट को इसी तरीके से हैंडल किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे अर्थक्वेक के बारे में बताया कि इन एन अर्थक्वेक शुड अकर, अगर कोई ऐसी अर्थक्वेक कंडीशंस आती हैं तो ड्यूरिंग द शेकिंग, इफ इंडोर्स, अगर आप अंदर हैं शेक कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज होती है कि स्प्रे देयर, ड्रॉप कवर, होल्ड ऑन द पोजीशंस, पकड़ लीजिए किसी चीज को और ड्रॉप कवर ले लीजिए, किसी नीचे चले जाइए मजबूत चीजों के, जिसके जिसके नीचे ऊपर से कुछ सामान गिरे तो आप उसको उसको रोक सके। वो इतने स्टेबल होना चाहिए, है ना, जैसे फर्नीचर वगैरह, डेस्क वगैरह, लेकिन स्टेबल के नीचे लेंगे। फिर स्टे नियर द सेंटर ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के सेंटर में रहेंगे आप। डू नॉट रन ऑफ द एग्जिट एज द स्टेयर्स में बी ब्रोकन और द जैम विद द पीपुल, लोग जैम करते हैं या स्टेयर्स के वो ब्रोकन हो जाए। डू नॉट यूज एलिवेटर्स, एलिवेटर्स यूज नहीं करेंगे। ग्लास विंडो डोर्स वगैरह से थोड़ा सा कैबिनेट से दूर रहेंगे, ताकि वो हो सकता है गिर जाएगा। तो डू नॉट यूज द कैंडल्स, मैचेस और अदर ओपन फ्लेम, क्योंकि गैस लीक हो जाती है जब भी अर्थक्वेक होती है, कहीं से हो सकता है कहीं गैस लीक हो करके और आ गई हो। फिर एक्सटिंग्विश ऑल फायर्स विद द प्रॉपर्ली टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर, अगर फायर कॉज हो रही है कहीं पर तो उसको भी बुझाएंगे हम लोग। लेकिन अगर हाई राइज बिल्डिंग में है तो ट्रैप हो सकते हैं। अगर कोशिश ये करते हैं, अगर आप सेफ जोन में निकल सकते हैं तो आप सेफ जोन में निकल करके वहां पर खड़े हो जाएंगे। फिर इमरजेंसी की रिपोर्टिंग के बारे में बताया गया है, टू रिपोर्ट एनी इमरजेंसी एट, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो कुछ स्टेप्स को जो है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि हाँ यहाँ पर ये सिचुएशन में इस तरीके से आप रिपोर्ट करेंगे। पहली चीज तो है कि डू नॉट पैनिक, स्टे काम एंड डायल फॉर एक्स नंबर, जो भी नंबर आपके ऑर्गेनाइजेशन का है उसको डायल करेंगे मोबाइल फोन से। और कुछ इंफॉर्मेशन आप इमरजेंसी ऑपरेटर्स को देंगे कि आपका नाम क्या है, नेचर ऑफ इमरजेंसी क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इमरजेंसी क्या है। फिर केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस, जो भी आपको पूछता है ऑपरेटर आप उसको प्रॉपरली उसको आप बताएंगे, है ना। और कॉल खत्म करने से पहले जो भी मेक श्योर कर लेंगे कि जो बंदा था उसको सारी इंफॉर्मेशन रिसीव हो गई है, देन उसके बाद कॉल को एंड करेंगे। फायर एंड अदर इमरजेंसीज को रिपोर्ट करना है तो डायल करेंगे एक नंबर को, कॉमन मेथड्स है ना। फिर उसके बाद इंटरनल्स नंबर्स जो भी बताए गए हैं, अलर्टिंग एम्प्लॉइज को अलर्ट करेंगे और अलार्म से एक्टिवेट करेंगे अगर आप कर सकते हैं तो। ऑफिस का इवैक्यूएशन प्लान, बिल्डिंग को इवैक्यूएट करना, खाली करना। पहला प्राइमरी इवैक्यूएशन रूट होता है, मेन प्राइमरी इवैक्यूएशन रूट, एंड एक सेकेंडरी इवैक्यूएशन रूट होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इवैक्यूएशन रूट यानी खाली करने के लिए रूट यूज किए जाते हैं। तो रेड वाली जो यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर बंदा है तो वो सबसे नियरर क्लोज एग्जिट को यूज करेगा, वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, लॉन्ग को नहीं लेगा, नियरर क्लोज को लेगा। अब यहाँ पर कोई बंदा है तो ये एग्जिट रूट ले लेगा, यहाँ पर कोई बंदा है तो ये एग्जिट रूट ले लेगा। ये फॉर एग्जाम्पल कि कॉन्फ्रेंस रूम है, ये कॉन्फ्रेंस रूम है तो यहाँ का बंदा इधर निकल सकता है, यहाँ से बंदा इधर से भी निकल सकता है। अब यहाँ से इधर भी निकल सकता है, यहाँ से इधर भी निकल सकता है, लेकिन इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, इसकी कम है। तो इस तरीके से चार्ट भी लगाया जाता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कैसे वो निकलेगा। तो इस तरीके से हाँ, इवैक्यूएशन प्रोसीजर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सिस्टम बताया गया है कि किसी भी तरीके की इमरजेंसी में जो बिल्डिंग्स को इवैक्यूएट करना मैंडेटरी है, बिल्डिंग को खाली करना है। ए जनरल प्रोसीजर फॉर इवैक्यूएशन ऑफ बिल्डिंग इज गिवन बिलो, एक जनरल प्रोसीजर बताया गया है बिल्डिंग्स को खाली करने के लिए कि इवैक्यूएट कैसे करेंगे। पहली चीज तो यह है कि इवैक्यूएट द बिल्डिंग इमीडिएटली ऑन हियरिंग द फायर अलार्म, फायर अलार्म को जैसे सुनेंगे जल्दी से बिल्डिंग को खाली करेंगे। टेक एवरी फायर अलार्म, कोई भी फायर अलार्म बजेगा उसको सीरियसली लेंगे, चाहे वो मॉक ड्रिल कराई जा रही हो। फिर एग्जिट द बिल्डिंग यूजिंग नियरेस्ट इमरजेंसी एग्जिट रूट, जो सबसे पास में होगा उसको यूज करेंगे। डिजाइनेटेड इमरजेंसी कोऑर्डिनेटर्स, जो भी जिनको बताया गया है बिल्डिंग्स में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, जिनकी जॉब होगी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो उस जगह पर खड़े होंगे, वहां पर हेल्प करेंगे लोगों की, तो वो अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। फिर डू नॉट यूज एलिवेटर ड्यूरिंग द इवैक्यूएशन, हमेशा स्टे इन द डिजाइनेटेड असेंबली एरिया आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग, वेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। जो डिजाइनेटेड एरिया बनाया गया है असेंबली पॉइंट, वहां पर जाकर के इकट्ठा करेंगे और जो इमरजेंसी कोऑर्डिनेटर्स है वो हेड काउंट्स वहां पर करेगा
और लोगों को मैच करेगा कि कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन में आज आए थे और कितने लोग बाहर आ गए हैं, जिससे ये पता चल सके कि कोई अंदर छूट तो नहीं गया है, कोई इमरजेंसी यानी कि कोई ऐसा तो नहीं ट्रैप हो गया है। तो डू नॉट री इंटर द बिल्डिंग अंटिल इट इज अनाउंस्ड सेफ। जब तक कि अनाउंस ना कर दिया जाए कि सेफ है तब तक के उसके अंदर इंटर नहीं करेंगे। फिर चीफ इमरजेंसी कोऑर्डिनेटर ऑफ द एचएससी डिपार्टमेंट विल इन्फॉर्म द अराइविंग द इमरजेंसी रिस्पांस टीम अबाउट द नेचर ऑफ द इमरजेंसी। वो इन्फॉर्म करेगा कि किस तरीके की हमारी इमरजेंसी है और कहाँ पर हमारी सर्विसेज पहुंची हैं जो हेल्प करने के लिए आएंगे। तो वही डिजाइनेटेड इवैक्यूएशन वार्डन जो होता है उसके बारे में बताया कि जो जैसे एक बंदे को वार्डन बताया कि आपको हमको असाइन कर दिया है कि आप फ्लोर नंबर 3 पे फला एग्जिट पास में वहां पर खड़े होंगे, इन केस ऑफ इमरजेंसी वहां पर आप जाकर खड़े होंगे, तो हम लोग वहीं पर होंगे। इन एडिशन टू अ कोऑर्डिनेटर यू मे वांट to designate evacuate warden to help move employees from danger to safe areas during an emergency। जो वार्डन का अपॉइंटमेंट होता है वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहां पर नए नए लोग आते हैं। फॉर एग्जांपल मॉल है, वहां पर वार्डन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर अननोन पर्सन है। वहां पर 1 वार्डन फॉर एवरी 20 एम्प्लॉइज शुड बी एडिक्वेट। एक वार्डन 20 एम्प्लॉइज की हेल्प के लिए होना चाहिए। द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वार्डन शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। जो हमारे काम चल रहा है वैसा ना हो कि वार्डन जो हमने 20 सिलेक्ट किए थे वो सब डे शिफ्ट वाले थे, नाइट शिफ्ट में भी काम होता था, वहां पर नाइट शिफ्ट में कोई था ही नहीं। तो हर एक शिफ्ट में हर एक टाइम पे वहां पर वार्डन्स होने चाहिए। रिटेनिंग एंड प्रैक्टिस ड्रिल होनी चाहिए वहां पर। और इफ ट्रेनिंग इज नॉट रीइंफोर्स्ड इट विल बी फॉरगेटन, कंसीडर रीट्रेनिंग एम्प्लॉयज एनुअली। हर साल उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक ड्रिल होनी चाहिए ताकि वो एक्टिव रहें। और जब भी असिस्ट करना होता है, असिस्टिंग पीपल ड्यूरिंग द इवैक्यूएशन किस तरीके से असिस्ट करते हैं, स्टाफ इवैक्यूएशन प्रोसीजर लागू होता है। व्हेन इवैक्यूएशन अलार्म साउंड यू आर डायरेक्टेड टू इवैक्यूएट द फैसिलिटी। आप अपनी जगह पर जाएंगे, रिमेन काम डाउन रहेंगे। वार्डन के रिगार्डिंग है शट डाउन ऑल हजार्डस ऑपरेटर्स, जितने भी ऑपरेशंस चल रहे हैं हजार्डस वो सबको बंद कर देंगे। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, असिस्ट करेंगे, जो डिसेबल पर्सन है उनको असिस्ट करेंगे। लीव द एरिया इन एन ऑर्डिनरी फैशन, उसको आप ऑर्डिनरी फैशन में एरिया छोड़ देंगे। क्लोज द डोर बट डू नॉट लॉक, बंद करेंगे लेकिन लॉक नहीं करेंगे। फॉलो स्टेब्लिश्ड इवैक्यूएशन रूट, जो भी रूट बताया गया है उसको आप उसी को फॉलो करेंगे। मूव अवे फ्रॉम द स्ट्रक्चर्स, हमेशा स्ट्रक्चर बिल्डिंग से दूर खड़े होंगे जहां पर असेंबली पॉइंट बनाई गई है। गो डायरेक्टली टू द असेंबली एरिया, मैप प्रोवाइडेड विद प्लान। रिपोर्ट टू द इवैक्यूएशन कोऑर्डिनेटर फॉर हेड काउंट पर रिपोर्ट करिए। डू नॉट ब्लॉक द स्ट्रीट और ड्राइववे, लोग स्ट्रीट रास्ते बंद जो आसपास के हैं उसको ब्लॉक मत करिए। स्टे एट द असेंबली एरिया अंटिल इंस्ट्रक्टेड अदरवाइज, जब तक कि दूसरा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है। तो कंडक्टिंग ड्रिल्स एंड रिटेनिंग, ड्रिल्स करवाइए, लोगों को हमेशा एक्टिवेट रखिए। इफ ट्रेनिंग डू नॉट रीइंफोर्स इट विल बी फॉरगेटन, अगर भूल गए हैं, ट्रेनिंग नहीं हुई है तो फिर से रीट्रेनिंग होनी चाहिए एम्प्लॉइज की। गुड आइडिया होता है प्रैक्टिस की मॉक ड्रिल करवाई जाए, प्रैक्टिस ड्रिल कराई जाए। मॉक ड्रिल सडनली किया जाता है, बिना बताए किया जाता है, बिना प्रिपरेशन के लोगों को बताया जाता है, चेक करने के लिए कि हमारा इमरजेंसी प्लान कितना एक्टिव है। जो टाइम ड्यूरेशन विद इन 3 मिनट्स हमारी बिल्डिंग खाली हो पा रही है कि नहीं खाली हो पा रही है, और विद इन 2 मिनट्स हम हेड काउंट्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ताकि कोई रेस्क्यू करना हो तो कैसे जाएंगे। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ईच ड्रिल गैदर मैनेजमेंट्स एंड एम्प्लॉइज टू इवैक्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रिल। हमेशा चेक करेंगे कि क्या इफेक्टिवनेस रही है हमारी ड्रिल की, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है हमारे प्लान के, ये ड्रिल से पता चलता है। और उसके बाद उसको हम लोग सुधारने की कोशिश करते हैं।